मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया। हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, बड़ी खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि वो एक ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि जहाँ से कनेक्टिविटी है हर तरफ, बट एट द वेरी सेम टाइम यही जो पोजीशन है ये हमारी बैड लक भी इसकी वजह से काफ़ी सारी बन जाती, क्योंकि इस रीजन के अंदर कहीं ना कहीं जंग आई रहती है। ईरान में जैसे मामला हुआ कि वहाँ पे इजराइल ने ईरान के फौजी अड्डों पर हमला किया, नाउ दैट द वॉर इज इन रीजन, इस खत्ते के अंदर जंग है, तो उसका इम्पैक्ट ज़ाहिर है कि हम पे किसी ना किसी तौर तो आएगा। सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग ये ईरान तक जो जंग आई है, जाहिर है कि ईरान अभी लगता है कि रिटेलिएट तो करेगा, अब फिर आगे क्या ये कितनी एस्केलेट हो सकती है? एक तो ये पिक्चर कीजिए, फिर आगे उस पर पाकिस्तान कितना अफेक्ट होता है उस पर बात करेंगे। जी, मैं इस पे पहले तो ये कहूँगा, जो आपने शुरू में कहा कि हमारी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये हमारे लिए ब्लेसिंग भी है और एट टाइम हमें इसमें काफ़ी प्रॉब्लम पेश आते हैं। देखिए, इसको ब्लेसिंग बनाना और प्रॉब्लम समझना ये तो लीडर्स का काम होता है। अल्लाह ताला ने तो आपको लोकेशन दे दी है, तो आप इसको अपॉर्चुनिटी भी समझ सकते हैं, अपनी खुशकिस्मती भी समझते हैं, और अगर आप सही तरीके से चीज़ों को हैंडल ना करें तो ये आपके लिए प्रॉब्लम को बायस भी बन सकती है। जहाँ तक इसराइल के ईरान पे हमले का तल्लुक है, आप उसमें देखें कि इजराइल बड़े अरसे से कह रहा था कि हम जवाबी हमला करेंगे और ऐसा हमला करेंगे कि अचानक होगा, ईरान को समझ नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब 25-26 दिनों के बाद उन्होंने हमला किया है और ईरान इसको काफ़ी डाउन प्ले कर रहा है और वो कह रहा है जी हमारी सिर्फ स्ट्रक्चरल डैमेजेस हुई हैं और सिर्फ 2 हमारे जो हैं जवान जो है उनकी डेथ हुई है। तो इसमें दोनों साइड जो है मेरा ख्याल है क्लेम तो कर रही है, बट रियलिटी इनके बीच में होगी। मेरा ख्याल है ईरान ने इस हमले को, इजराइल के हमले को बड़ा सक्सेसफुली अब्जॉर्ब किया है और उन्हें पूरी तरह से कामयाबी नहीं होने दी। और इजराइल ने हमला तो बड़ा किया है, जैसे उसमें कह रहे हैं कि हमने F-15 तैयारे, F-16 तैयारे, F-35 तैयारे इस्तेमाल किए हैं, और ये भी देखें उन्होंने रास्ते में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी रात के वक्त की है। तो हमला तो बड़ा था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी डैमेज ईरान पे कॉज नहीं कर सका। आपके ख्याल में ईरान रिटेलिएट करेगा एंड पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा इसके बाद? क्योंकि कंसिडरिंग ईरान हमारा हमसाया है, उधर से अमेरिका इजराइल का एलाय है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम इजराइल पाकिस्तान, अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो क्या कोई प्रेशर आ सकता है हम पे? देखें, ईरान मेरा नहीं ख्याल अब रिटेलिएट इस पर जवाबी हमला करेगा। अच्छा, ठीक। जब ईरान खुद कह रहा है कि हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और हमने हमला नाकाम कर दिया, तो वो खुद ही मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम जवाबी हमला, हमारे पास कोई जवाब नहीं हमला करने का। तो मेरा ख्याल ईरान जो है इस वॉर को फर्दर एस्केलेट नहीं करना चाहता और वो मेरे अपने असेसमेंट में किसी किस्म का जवाबी डायरेक्ट, जैसे पहले उन्होंने मिसाइलों से कोई 300 मिसाइल उन्होंने दागे इजराइल पे, वो फौरी हमला नहीं करेंगे। अब ये इलेक्शन जो आ रहा है अमेरिका में 5 साल की पॉलिसी तो कंटिन्यू रहती है। मेरा नहीं ख्याल नियर फ्यूचर में ईरान इजराइल पे कोई बड़ा हमला कर सकता है। काबिल-ए-एहतराम हमारा तल्लुक है, काबिल-ए-एहतराम जनरल साहब, आप जो फरमा रहे हैं कि बीच की सूरत हाल है, यही बात मैं भी थोड़ी सी तिश्तनी की है, मेरी आवाम को जरा आसान जबान में समझाएं कि इतने सालों से ईरान जो है वो अग्रेसिव मूड में चैलेंज कर रहा है। अच्छा, अमेरिका के जितने भी हरीफ थे, वो इराक कह लें, लीबिया कह लें, उनको तो उसने उड़ा दिया। अब ईरान के साथ अमेरिका अभी तक मामला सॉर्ट आउट नहीं कर सका। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि आखिर ईरान के पास ऐसी किबला कौन सी गिदड़ सिंगी है कि वो अभी तक हाल सर्वाइव कर रहा है? इंटरनल स्टोरी को आसान जबान में समझाएं किबला। देखिए, आसान ज़बान में मैं ऐसे समझाऊंगा आपको और हमारी अपने बहादुर और मुहब्बत वतन अवाम को कि ईरान के पास वही गिद्दड़ सिंगड़ी है जो नॉर्थ कोरिया के पास है। आप देखें, वो इस तरह से जो यूनिपोलर वर्ल्ड में इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है, उन्हें क्लियर नहीं है कि नॉर्थ कोरिया या ईरान का जो मिसाइल या स्पेशली न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा हुआ है। क्योंकि न्यूक्लियर अगर आप कैपेबल बन जाते हैं तो नंबर्स नहीं काउंट किए जाते, कैपेबिलिटी काउंट की जाती है। तो मेरा अपना ये असेसमेंट है कि उन्हें, जिस तरह से अमेरिका बार बार ईरान को, उसको इजराइल को वार्न करता रहा कि आपने ईरान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या लोकेशंस हैं वहां पे आपने अटैक नहीं करना, तो ये शो करता है कि ईरान जो है या तो न्यूक्लियर ताकत बन चुका है या उसके बहुत ही करीब है, और वो नहीं चाहते कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पे ईरान को अपने न्यूक्लियर हथियार या उस पे अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करना पड़ जाए।
तो ये सूरत हाल आपने देखी नॉर्थ कोरिया में है, वो चैलेंज करते रहते हैं लेकिन अमेरिका उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये दो चीज़ें इनमें कॉमन है और मेरा ये ख्याल है कि इस ईरान की जो इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और स्पेशली उनके जो एडवांस टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी है जिसमें वो काफ़ी एडवांसमेंट कर चुके हैं, वो इसलिए ईरान पे कोई बड़ा हमला ना इजराइल करेगा और ना अमेरिका ये अफोर्ड कर सकता है कि जो इस तरह के हालात हैं मिडिल ईस्ट में उसमें ईरान पे कोई डायरेक्ट कार्रवाई नियर फ्यूचर में करें। अच्छा जनरल साहब, हमारे यहाँ तो एलपीजी का सिलेंडर फट जाए तो क़यामत आ जाती है। मैं टीवी पर देखता हूँ कि 300 मिसाइल जा रहे हैं, 300 मिसाइल आ रहे हैं, बंदा इसराइल दा एक नहीं मारता। ये कौन से मिसाइल है? आप बड़े जर्नैल साहब हैं, हमें बताइए किस किस्म के पटाखे नमाज जर्नैल, ये क्या क्या मिसाइल किस किस्म के? देखें आप इसको ये देखें कि इजराइल जो है वो उसके पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है स्पेशली मिलिट्री इक्विपमेंट में, मिलिट्री हार्डवेयर में, और जो सपोर्ट जिस तरह से अमेरिका उसे करता है वो उसकी बड़ी क्रेडिबल है और बड़ी पोटेंट है। और उन्होंने जैसे अपने दिफा के लिए आयरन डोम और डेविड स्टिंग जैसे दिफाई निज़ाम उन्होंने रखे हुए थे, उसके बावजूद जाके देखें ईरान के मिसाइलों ने वहाँ अच्छी खासी तबाही मचाई है। और न सिर्फ उनके मिसाइलों ने मचाई है, हिजबुल्लाह ने भी देखें नेतन्याहू का घर जो कसरिया में था जो कि बॉर्डर से कोई 120-25 किलोमीटर के फासले पे है, उसको भी एंगेज किया है। तो ठीक है, मतलब वो उनकी कैपेबिलिटी जरूरत है, बट इसराइल की जो वीकनेसेस है कि उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो बड़ी थोड़ी सी है। टोटल 1,70,000 उनकी फौज है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है। तो वो एक साल से हालत जंग में है, वो गजा में भी लड़ रहे हैं, वो लिबनान में भी लड़ रहे हैं, वो सीरिया में भी लड़ रहे हैं, वो यमन को भी इंगेज किया हुआ है और ईरान को भी उन्होंने देखे उस पे उन पे 2 दफ़ा उन पे हमला किया है। तो इतनी जगह पे एक लिमिटेड फौज के साथ आप बहुत अरसे तक जंग नहीं कर सकते। लेकिन ये जब ईरान की हम बात करते हैं जनरल साहब, एक खास तरह का जिसे आप कहते हैं जिंगोइज्म है वहाँ पे ईरान के अंदर, एक वो हर वक्त जंगी कैफियत में रहना, और हमारे यहाँ पे भी उसको बड़ी पजीराई मिलती है कि ये देखें जी ये एक ही अकेला मुस्लिम मुल्क है जो इजराइल के सामने खड़ा हो सकता है, बाकी तो किसी के अंदर जरूरत ही नहीं है। सो कंसिडरिंग दैट और ईरान की जिस तरह की इससे पहले भी स्टेटमेंट्स और अभी भी जो आई है कि हम रिटेलिएट करेंगे, पहले भी जब वो कहते होते हैं बीच में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वो हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ईरान के साथ हू डू यू थिंक विल स्टैंड, कौन खड़ा होगा उनके साथ? मीनिंग देयर बाय मैं एक तो चले ये लेबनान और उनकी तो आप बात अलग छोड़ दें, रशिया के चांसेस हैं बिकॉज दे हैव आल्सो एन अलाइनमेंट विद ईरान। देखिए ईरान के साथ इवन मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, जैसे उनके साथ उनकी एक कोल्ड सी वॉर कह लें या एक टेंशन काफ़ी सालों चलती रही सऊदी अरेबिया के साथ, या मतलब और वो देखें पिछले साल चाइना ने उनसे नेगोशिएट करके उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन दोबारा उन्होंने इस्तवार कर दिए। तो ईरान के साथ कतर बातचीत कर रहा है, ईरान के साथ सऊदी अरेबिया बातचीत कर रहा है, ईरान के साथ इजिप्ट बातचीत कर रहा है, ईरान के साथ रशिया और चाइना की सपोर्ट है। तो ईरान इस मतलब दुनिया में अकेला नहीं है, वो बड़ी समझदारी से काम करते हैं। वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में अमेरिका को भी एंगेज रखते हैं, उन पे काफ़ी सालों से सैंक्शंस लगी हुई हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिले, वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें, अपने अवाम को वो रिलीफ दिला सकें, और साथ साथ जैसे दुनिया में यूनिपोलर वर्ल्ड से दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड में जा रही है, तो ये ब्लॉक ब्रिक्स का और एससीओ का जो बना है जिसमें मेन जो प्लेयर है चाइना और रशिया है, ईरान उनके साथ देखें ऐसा ऐसा बड़े क्लोज रिलेशन उसके बन रहे हैं। तो इस दुनिया में ईरान अकेला नहीं है, और फिर अब दुनिया में रहते हुए आपको एक इंटरनेशनल सिस्टम के साथ चलना पड़ता है जहाँ पे मुख्तलिफ मॉनिटरी इदारे हैं, जहाँ पे जैसे तेल वगैरह के बड़े बड़े इस तरह से डील्स होती हैं, जहाँ पे यूएनओ है, जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो दुनिया में रहते हुए आपको एक सिस्टम के तहत चलना पड़ता है, और ईरान चलता रहा है। ये सिर्फ प्रॉब्लम तो आई वहाँ पे अमेरिका की और ईरान में, बिकॉज वहाँ रजीम चेंज हो गई। तो मैं ख्याल अमेरिका नहीं चाहता कि वो ईरान के साथ इस किस्म की एस्केलेशन करे जिसमें जैसे मैंने कहा कि उनकी जो इस तरह से अनकन्वेंशनल कैपेबिलिटी है कहीं उसको वो इस्तेमाल ना कर दें, मजबूर ना कर दें वहां तक लाने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मुफस्सल अंदाज में आपने समझाया सब मामला। हमारे साथ मौजूद थे मेजर जनरल तारिक रशीद साहब।